हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर मैं यशस्वी कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक अपन ले रहे हैं काउंटर करंट या प्रतिधारा क्रियाविधि पर। देखिए, काउंटर करंट जो है वो हमने शब्द सुना है, खासकर 11वीं अगर हमने पढ़ी हुई है तो हम लोगों ने उत्सर्जी तंत्र में वृक्क के अंदर या किडनी के अंदर इसके होने की बात पढ़ी हुई है या सुनी हुई है। लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म के संदर्भ में जब भी किसी स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ तो बड़ा असमंजस में रहता है। उसको वो बता नहीं पाता कि काउंटर करंट क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म या क्रियाविधि का क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो हम बनाते हैं और इससे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जीवों में कैसे काम करती है और इसका फ़ायदे क्या क्या हैं। तो काउंटर करंट जो है उसमें काउंटर शब्द का मतलब है विरोधी या विपरीत, करंट का मतलब है धारा। तो करंट जो है वो धारा, असल में यहाँ पर तरल की धारा की बात चल रही है। दो विपरीत दिशा से आते हुए तरल अगर एक दूसरे के समानांतर बहते रहें, एक दूसरे के उल्टी दिशा में बह रहे हैं और फिर उनके बीच पदार्थों का आदान प्रदान हो, तो ये कहलाएगी प्रतिधारा क्रियाविधि। तो इस बात को ध्यान रखना है, हम यही से शुरू कर रहे हैं कि प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म ये क्या है और इसके क्या लाभ हैं। यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। प्रतिधारा या काउंटर करंट। प्रतिधारा क्रियाविधि, वैसे तो इसके बेसिस पे कई ऐसे डिवाइसेस, अपैरेटस भी बन रहे हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर। ये जो एयर कंडीशनर है वो भी इसी विधि पे कार्य करता है, लेकिन हम यहाँ जीवों की बात कर रहे हैं अभी केवल। तो प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसके बारे में बात करेंगे आज। काउंटर करंट मैकेनिज्म, सबसे पहले काउंटर करंट से अर्थ क्या है। मैकेनिज्म भी है, इसमें मैकेनिज्म किस तरह की है वो भी मैं बता देता हूँ। काउंटर करंट मैंने जैसे कि पहले बताया, उल्टी या विपरीत दिशाओं से बहते हुए दो द्रवों के मध्य पदार्थों का विनिमय। विपरीत दिशाओं में बहने वाले द्रवों के मध्य अब देखिए क्या क्या चीजों का विनिमय हो सकता है। जीवों में हमें देखती है ऊष्मा का विनिमय भी हो पा रहा है, या ऑक्सीजन का विनिमय भी हो रहा है कुछ में इसी क्रियाविधि के कारण, या आयनों का, अलग अलग तरीके से सोडियम क्लोराइड वगैरह आयनों का, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। ये प्रतिधारा क्रियाविधि। तो ये प्रतिधारा क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म है। अब इसमें हमको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि हमने किन किन बातों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, किन बातों को इधर लिखा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हम यहाँ बात कर रहे हैं आयनों की। अब विपरीत दिशा में बहने वाले द्रव कौन से हो सकते हैं भाई? हो सकता है दो रक्त वाहिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के निकट से गुजर रही हो, लेकिन उनमें बहने वाले रक्त की दिशा एक दूसरे से उल्टी हो। ऐसे समय में हम क्या देखेंगे कि ये रक्त वाहिकाएं अपनी हीट को, अपनी ऊष्मा को इधर से उधर पहुंचा सकेंगे। ऐसा ही होता है कई जीवों में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पानी में जो पक्षी रहते हैं उनकी टांगें लंबी लंबी होती हैं, पानी में डूबी रहती है, जैसे सारस। इसके अलावा ध्रुवीय लोमड़ी, ध्रुवीय भेड़िया, ये बर्फ में रहते हैं। तो इनके जीवों के, जैसे सारस हुआ जो पानी में रहता है, या बर्फ में रहने वाली लोमड़ी हो गई, या भेड़िया हो गया बर्फ में रहने वाला,
इनके पैर बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अब कहीं वो जम ना जाएं, इससे बचने के लिए क्या होता है, शरीर के अंदर से गर्म खून लाने वाली रक्त वाहिकाएं टांगों से ठंडे खून लाने वाली रक्त वाहिकाओं के प्रति समानांतर रहती हैं और उनसे ऊष्मा का आदान प्रदान करती हैं, जिससे उनके टांगे गर्म रहें, जम ना जाएं। तो ये हमारा सबसे पहला उदाहरण हो गया प्रतिधारा क्रियाविधि जीवों में जो है उसके लाभ का। तो देखिए इसके लाभ क्या हो सकते हैं, उस चीज को अपन यहां पे हाईलाइट करेंगे। देखिए प्रतिधारा, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊष्मा विनिमय की, विनिमय का महत्व। तो हमने उदाहरण कौन से लिए थे, अभी मैंने आपको बताया कि भाई ध्रुवों पर रहने वाले ध्रुवीय लोमड़ी ये हो गए, या भेड़िया ध्रुव पे रहने वाला, या जलीय सारस, में टांगों की रक्त वाहिकाओं में ये रक्त वाहिकाएं जो हैं काउंटर करंट की तरह से काम करती हैं। काउंटर करंट बनाती हैं और काउंटर करंट द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं, जिससे टांगों में गर्म खून जा सके। तो शरीर के अंदर की तरफ तो गर्मी ज्यादा है, टांगों के पास ठंडा है, तो इससे टांगों को जमने से बचा लेती। तो ये एक हमारा उदाहरण हो गया। इसी तरह आप देखोगे ठीक इसका उल्टा, गर्म जगह पर रहने वाला कोई प्राणी शरीर को ठंडा करने के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकता है। रक्त वाहिकाएं, जो दो रक्त वाहिकाएं हो, जो शरीर के अंदर से आ रही हो, एक वातावरण के वायुमंडल के पास हो, थोड़ी ठंडी हो, ऐसी रक्त वाहिका उससे ऊष्मा का एक्सचेंज करेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे एक होता है कंगारू चूहा। वो कंगारू से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कंगारू चूहा असल में चूहा ही है, बस वो उछल उछल के चलता है कंगारू जैसे, इसलिए उसको कंगारू चूहा कहते हैं। मरुस्थल में मिलता है, फिर भी पानी नहीं पीता। वो वायुमंडल की नमी को सोख सकता है अपने नाक की रक्त वाहिकाओं द्वारा। नाक के अंदर उसके जो नाक की झिल्ली होती है ना, उसके अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो रक्त वाहिकाएं काउंटर करंट द्वारा शरीर की ऊष्मा को बाहर भी निकालती हैं और वायुमंडल की नमी को सोख भी लेती हैं। तो रेगिस्तानी चूहा, रेगिस्तानी चूहा जिसको आप क्या बुला रहे हो, कैंगरू रैट, कैंगरू रैट की नाक की ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं काउंटर करंट द्वारा ऊष्मा को बाहर निकालती हैं और वायुमंडल की नमी को सोखती हैं और वायुमंडल की नमी को सोख लेती हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि काउंटर करंट किस तरह से लाभ दे रहा है, पर ये काम कैसे करता है, ये वाली चीज भी हमको समझनी है।
तो अगर हमें इसके कार्य करने का ढंग कैसा होता है काउंटर करंट का ये जानना है, तो इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीजन किस तरह से विनिमित होगी या उसका विनिमय कैसे होगा, जल में से ऑक्सीजन कैसे मछलियों के क्लोम या गिल्स में जाएगी। ये बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। तो देखिए अपन दूसरा ले रहे हैं अब, ऑक्सीजन विनिमय में महत्व। अब ये मछलियों में आपको मिलेगा, उदाहरण मछलियां। इसमें क्या होता है आपको पता है, जल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, जल में O2 उच्च सांद्रता है, और क्लोम, भाई मछलियां किससे सांस लेती हैं, वो अंग का नाम क्या है, क्लोम या गिल्स। गिल्स कैसे होते हैं, पत्तियों जैसे होते हैं, उन पत्तियों के बीच में से जल बहता है, और गिल्स में जो रक्त बह रहा है वो रक्त उससे उल्टी दिशा में बह रहा होता है, जल जिस दिशा में आ रहा है उससे ठीक उल्टी दिशा में। इसका मतलब काउंटर करंट है वहाँ पे, और उस काउंटर करंट का फायदा क्या हो रहा है वो जब आप देख लोगे तो आपको पक्का हो जाएगा कि काउंटर करंट से क्या लाभ है, क्योंकि ये सबसे अच्छा उदाहरण है मछलियों वाला हमारे पास। तो क्लोम की रक्त वाहिकाओं में O2 कम है, O2 सांद्रता न्यून है, कम है। अब देखना, ये जब ऐसा है तो आपको क्या दिखेगा कि भाई अब तो ऑक्सीजन इधर से क्लोम की ओर ही जाएगी, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर विसरण होना चाहिए। अब इसको मछलियों के ऊपर, ये देखिए ये स्लाइड जो अपन यहाँ देख रहे हैं, इसमें एक मछली, उसके अंदर के क्लोम बड़ा करके दिखाया गया है, बहुत स्पष्ट दिखाया गया है, उसमें क्लोम किस तरह के हैं वो भी प्रदर्शित किया गया है, जल किस तरह से जा रहा है वो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी चीज़ को अपन यहाँ समझते हैं। जैसे कि अपन कहें कि भाई जल, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मछलियों में जो क्लोम है ये पूरा उन्होंने एक क्लोम को निकाल के दिखाया है, और जल इस तरह से इस दिशा में होता हुआ जा रहा है, ये देखिए। अब अगर इस वाले चित्र में आप देखोगे तो जल की गति इस तरह से हमको होती हुई दिख रही है, ये जल इस तरफ से निकल रहा है, जल जल जल। लेकिन जरा जल जब बीच में से होके निकल रहा है क्लोम से, क्लोम में जो इस तरह पत्ती जैसी संरचना है इसको लेमिली कहते हैं, लेमिली के बीच से होके निकल रहा है, तो इसमें रक्त किस से किस दिशा में जा रहा है उस चीज को भी जरा देख लीजिए। तो इसमें ब्लड जो जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है उस चीज को हमको समझना है, उस चीज को हाईलाइट करना है। तो देखिए ब्लड फ्लो, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो इस दिशा में हो रहा है, ऐसे, इस दिशा में ऐसे, तो ये ब्लड फ्लो है। और जल किस तरफ जा रहा है वो आपको दिख रहा है, इससे यानी कि क्या हुआ, एक दूसरे से उल्टी दिशा में ये आ जा रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है, ये नीचे वाले चित्र में दिखाया है पर ये इतना स्पष्ट नहीं है। इसमें जल को जो जाते हुए दिखाया है उसमें ऑक्सीजन कैसे रक्त में पहुंच रही है वो दिखाया गया है, पर इससे फायदा क्या है वो मैं अभी बता देता हूं। पहले तो हमने इस चित्र से क्या समझा, क्या देखा, तो इस चीज को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि मछलियों के क्लोम मछलियों के गिल्स की ब्लड सप्लाई की दिशा गिल्स के बीच बहने वाले जल से
बहने वाले जल की दिशा से उल्टी होती है। अगर उल्टी ना हो तो क्या गड़बड़ हो जाए, ये चीज अभी मैं आपको बताता हूं। इसी को आप कह रहे थे भाई ये काउंटर करंट है, दोनों में काउंटर यानी विपरीत, करंट यानी धारा, जल की धारा और रक्त के बहने की धारा, ये दोनों एक दूसरे से उल्टी हैं। अब देखना जरा, ये वाला जो चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़ायदा क्या होता है अगर काउंटर करंट हो तो। देखिए, दो इसमें अंग्रेजी में नाम लिखे हैं और हम हिंदी मीडियम वालों को अगर हम ध्यान से ना पढ़ें तो दोनों सेम ही लगेंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कॉन करंट, कॉन, ये काउंटर नहीं लिखा है, ये कॉन लिखा है। तो ये कॉन करंट का मतलब होता है सहधारा। इसका मतलब होता है कि दो द्रव एक साथ एक ही दिशा में बह रहे हैं। और यहां पे अपन ने इस चित्र में देखो, यहां लिखा है काउंटर यानी विपरीत। ये देखो काउंटर, इसका मतलब है प्रति यानी विरोधी, विपरीत, इसका ये मतलब होता है। तो आप क्या देख रहे हो, सहधारा और प्रतिधारा। तो सहधारा और प्रतिधारा, ये वाली दोनों चीजें आपको बताएंगी कि सहधारा से क्या नुकसान था, प्रतिधारा से क्या फायदा है। और ये मछलियों वाला ही है, उदाहरण में आपको बताऊं, ये लिखा हुआ है वाटर फ्लो, वाटर फ्लो ये इस दिशा में हो रहा है, ब्लड फ्लो इस दिशा में हो रहा है। अब जरा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इस जगह पे अगर ये सहधारा होती मछलियों में जल जिस दिशा में बह रहा है, ब्लड भी उसी दिशा में बह रहा होता, और ब्लड चाहता या रक्त चाहता कि उसको जल में से ऑक्सीजन मिल जाए, तो क्या होता, देखिए शुरुआत यहाँ से हुई है। यहाँ पर 0% अभी ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, और जल में कितनी है, 100%। ये देखिए, अब सीधी बात है, अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गति होती है किसी भी पदार्थ की, ऑक्सीजन भी जाना शुरू होगी, बहने लगा है जल इस तरफ, उसी दिशा में रक्त भी जा रहा है, दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन पक्की बात है अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र यानी जल से कम सांद्रता वाले क्षेत्र यानी रक्त की ओर जा रही है। 90 है यहाँ पे, यहाँ 10 पहुँच गई, इसके बाद यहाँ 70 है, यहाँ 30 पहुँच गई, यहाँ पर आगे चल के यहाँ 50 और यहाँ 50, और ये देखो क्या हुआ, इस चीज़ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर विसरण रुक गया, यानी जल में जितनी ऑक्सीजन थी उसका कितना मिला रक्त को, केवल 50%, केवल 50%। तो ये विसरण रुक गया और केवल 50% ही रक्त के पास ऑक्सीजन पहुंच पाई है। ये चीज़ हमको समझ में आ रही है कि अगर ये चीज़ सहधारा के रूप में होती मछलियों में, भगवान का शुक्र है कि नहीं है, तो क्या होता। अब ये 50% ऑक्सीजन ही प्राप्त हुई है, इसको देखिए, तो केवल 50% ऑक्सीजन से संतोष करना पड़ा। संतोष करना पड़ता। ठीक है, ये चीज अपन मछलियों के लिए ले रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं, पीछे वाले चित्र से इस चित्र का संबंध है। अब काउंटर करंट की बात करते हैं। काउंटर करंट में आप क्या देख रहे हो कि जल जो है वो किस दिशा में जा रहा है, वो जल इस दिशा में बह रहा है, ये जल इस दिशा में जा रहा है। और ब्लड या रक्त, तो ब्लड देख लेते हैं भाई, ब्लड आप देखोगे इस दिशा में बह रहा है, रक्त, ये ब्लड, ये आप देखोगे इस दिशा में जा रहा है। अब इसका फायदा देखिए, आप फायदा एकदम से पहचान लेंगे। आप जरा पूरी लंबाई में देखिए, पूरी की पूरी रक्त वाहिका
शुरू से लेके अंत तक जल के साथ कोई ना कोई विनिमय जरूर कर पा रही होगी। जैसे आप देखोगे कि रक्तवाहिका जो है वो रक्तवाहिका यहाँ पर जब शुरुआत में, ठीक है, ये वाली जगह पे देखना, यहाँ पर बहुत कम है, जो जल है उसमें तो 15% है, इधर 5 है। इधर देखिए यहाँ पर जल में 100% है। तो ये जो 100% ऑक्सीजन है वो जब जाना शुरू होगी तो क्या होगा, उस चीज़ को अपन को हाईलाइट करना है। उस चीज़ को हमको हाईलाइट करना है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए अपन ये देखिए यहाँ पर 100% ये आया, ये देखिए 100%, यहाँ पर 100%, यहाँ पर रक्त में 90% ऑक्सीजन है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो 100 ज़्यादा होता है, 90 कम होता है, तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो जा ही रही होगी। थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलोगे तो देखोगे यहाँ पे 60% ऑक्सीजन है, यहाँ पर जल में ज़्यादा है 70%, फिर ज़्यादा है तो O2 इधर ही जा रही है, यहाँ पर 40%, यहाँ पर 30, फिर भी जा रही है, यहाँ पर 15%, यहाँ 5%, लगातार जा रही है। ये वाली चीज़ आपको समझनी है कि ब्लड जब शुरू हुआ तो रक्त जिस तरफ से शुरू हुआ है वहाँ पर उस वक्त उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम थी। धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन बढ़ते हुए 5% से 30, फिर 60, फिर 90 होती चली जा रही है। ऊपर जल की ऑक्सीजन कम होती चली जा रही है, पर कहीं भी ऐसा आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ बराबर बराबर होते ही विनिमय रुक गया? विनिमय नहीं रुक रहा है, जल इस तरफ से होता हुआ जा रहा है और अपने पूरे रास्ते में वो ऑक्सीजन लगातार रक्त को देता जा रहा है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, इसलिए। अब रक्त जो है वो जा रहा है, वो निकल गया, जल के पास से हट गया, पीछे से नया रक्त आ रहा है, दूषित रक्त, या उसको कहिए, दूषित तो नहीं कह सकते, अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो पीछे से लगातार आता जा रहा है। इधर जल अपनी ऑक्सीजन को गंवा तो रहा है जाते समय, लेकिन इतनी ऑक्सीजन उसके पास तब भी बची है कि विऑक्सीजनित रक्त में जो ऑक्सीजन है वो उससे भी कम है, तो वो उसको दे पा रहा है। यानी हम इससे क्या पता लगा पा रहे हैं, विपरीत धारा या प्रतिधारा वाले चित्र से जो चीज़ एक बहुत क्लियर हो रही है हमको, वो ये क्लियर हो रही है कि भाई सबसे पहले तो पूरी लंबाई में विसरण हो रहा है, पूरी लंबाई में। किसकी लंबाई में? रक्तवाहिका की। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर जाके कम हो गया या रुक गया, तो पूरी लंबाई में विसरण है। रक्तवाहिका की पूरी लंबाई की बात चल रही है यहां में विसरण। दूसरी क्या चीज दिख रही है आपको? वहां पर अपन ने कुछ लिखा था, यहां पर केवल 50% ऑक्सीजन। ये देखो यहां पर आपको लिखना है जल से 90% ऑक्सीजन O2 रक्त को प्राप्त। तो ये वाली जो चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको, उस चीज़ को फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए जल जिस दिशा से आ रहा है उस वक्त उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, 100% है, तो क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन को दे देगा रक्त को। तो जल जब चलना शुरू हुआ, अपन अभी प्रतिधारा की बात कर रहे हैं, तो जल जब चलना शुरू हुआ तो हम देख रहे हैं कि 100% जो था वो 90% जल जो रक्त में ऑक्सीजन है उसको पकड़ा पा रहा है। तो ये 90%, यानी कि यहाँ पर O2 विनिमय लगातार चल रहा है। यहाँ पर अब ये 100% था, ये दे सकता है 90% वाले हिस्से को,
यहाँ 70% है, ये 60 वाले को, यहाँ 40 है, या 30 वाले को, या 15 है, या 5 वाले को। और रक्त लगातार हटता जा रहा है, पीछे से अशुद्ध रक्त और आता जा रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है कभी बदलेगी नहीं। 5%, 30%, 60%, 90%, 90% होते ही रक्त अलग हो गया, शरीर के अंदर चला गया, अंगों को मिल गया, पीछे से फिर से 5% वाला रक्त आ गया। और यहाँ पर जल अपनी ऑक्सीजन खोता जा रहा है, लेकिन उसके पास इतनी ऑक्सीजन तब भी बची है कि वो लगातार रक्त को दे सके। पूरी रक्त वाहिका की लंबाई में लगातार विसरण चलता जा रहा है। जबकि अगर सहधारा या दूसरे चित्र की बात करो तो 50-50% थोड़ी देर तक तो हुआ विसरण, लेकिन उसका जैसे ही दोनों ओर बराबर बराबर सांद्रता हो गई तो ये विसरण रुक गया। तो इसका मतलब सहधारा से ज़्यादा बेटर है विपरीत धारा, जिससे कि पदार्थों का विनिमय आसानी से होता है। यहाँ पदार्थ ऑक्सीजन है। ऐसी वहाँ पीछे अपन पढ़ के आए थे ऊष्मा थी। अब अगर अपन बात करें तीसरी चीज़ की, मैंने बताया ना आयन, आयन का भी विनिमय होता है। तो ये प्रतिधारा में आयन का विनिमय, प्रतिधारा क्रियाविधि द्वारा अब ये याद रखना कि आयन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की यहां जरूरत है, तो ये सक्रिय विधि होगी। आयनों का सक्रिय परिवहन या विनिमय, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे काउंटर करंट एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो ये वाली चीज काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं, सॉरी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर इसका एक और नाम है भी कहते हैं। कहाँ मिलता है? ये हमारे एनसीईआरटी बुक में लिखा है, यह हमारी किडनी में मिलता है, यह वृक्क या किडनी में मिलता है। और काम क्या करता है? अगर कोई पूछे कि इसका कार्य क्या है काउंटर करंट का, तो आपको एक ही बात बतानी है कि ये यूरिन को ज़्यादा कंसंट्रेटेड करने के लिए महत्व है इसका, यानी कि ये मूत्र को ज़्यादा सांद्रित बनाता है। तो इस क्रियाविधि से मूत्र अधिक सांद्रित हो जाता है। तो इस क्रियाविधि द्वारा मूत्र की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। मूत्र सांद्रता में वृद्धि होती है। अब काउंटर करंट हम कैसे देखें हमारी किडनी में? तो मानव किडनी की अपन अगर बात करें तो दो तरह के काउंटर करंट हमको मिलते हैं। तो ह्यूमन किडनी में, मानव किडनी में दो काउंटर करंट मैकेनिज्म है। मैंने बताया था काउंटर करंट क्या होता है, विपरीत दिशा में बहने वाले द्रव वो काउंटर करंट का निर्माण करते हैं। अब वो कौन से दो काउंटर करंट हैं? देखिए, आपने ये नाम सुने होंगे, हेनले का पाश नाम सुना है, उसकी दो भुजाएं होती हैं। तो हेनले पाश की दो भुजाएं, अब मैं यही बता दूं, उसमें एक होती है आरोही भुजा, एक होती है अवरोही भुजा। और दूसरा काउंटर करंट है हेनले पाश के समानांतर दौड़ने वाली, चलने वाली रक्त वाहिकाएं या रक्त केशिकाएं, जिनको कहते हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की भुजाएं। अब मैं यही बता दूं कि ये रक्त केशिकाएं हैं, वासा रेक्टा पतली रक्त केशिकाएं, कोशिका नहीं कह रहा, केशिका कह रहा हूं, कैपिलरीज।
केशिकाएं हैं जो हेनले पाश के समानांतर रहती हैं। तो समानांतर ही उसके दौड़ती हैं, समानांतर चलती हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वासा रेक्टा क्या है। अब हेनले पाश की दो भुजा, वासा रेक्टा की दो भुजा, ये दोनों काउंटर करंट हैं। जरा देख लेते हैं भाई। ये देखिए, ये जो डायग्राम स्लाइड आप देख रहे हो, इसमें आपको हेनले पाश, ये दिख रहा है लूप ऑफ हेनले लिखा हुआ है, ये लूप ऑफ हेनले, ये हेनले पाश है। हिंदी में इसको हेनले किया वलन या हेनले का पाश कहते हैं। अब इसमें क्या चीज बनाई हुई है वो मैं यहां पे बता देता हूं। जैसे कि ये है वासा रेक्टा, ये जो दिख रहा है ना, ये वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा केशिका। अब ये जो वासा रेक्टा केशिका है, इसमें ब्लड का फ्लो देखिए कैसे हो रहा है। इस दिशा से ब्लड नीचे आ रहा है, ये रक्त है, रक्त इधर से नीचे आ रहा है और इधर से ऊपर जा रहा है, बाहर जा रहा है यानी कि। तो ये एक दूसरे से उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। हेनले पाश का भी यही हाल है। हेनले पाश में आप देखोगे कि बात अपन करेंगे छनित्र की। यहाँ पर छनित्री आगे चल के मूत्र बनता है, तो ये छनित्र की दिशा ये है। छनित्र, ये छनित्र इस दिशा में जा रहा है, छनित्र इधर से निकल आएगा। छनित्र ये लीजिए, तो छनित्र में भी देखिए ये ऐसे गया और ये ऊपर जाके फिर इधर चला गया। तो जब अगर ये नीचे उतर रहा है, उस भुजा को क्या नाम दें? जो भुजा, जिस भुजा में छनित्र नीचे जा रहा है, उस भुजा को आप कहेंगे अवरोही भुजा। जिसमें ऊपर जा रहा है वो है आरोही भुजा। तो ये दो काउंटर करंट हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनी है। अब इसमें होता क्या है, ये मैकेनिज्म कैसे सहायता करती है, उस चीज़ को हमको समझना है। सबसे पहली बात, हेनले लूप यानी हेनले का पाश की आरोही भुजा से सक्रिय विधि द्वारा, अब याद करो सक्रिय विधि का मतलब क्या होता है, यानी ऊर्जा खर्च होती है, उसको सक्रिय विधि कहते हैं। तो ऊर्जा उपयोग, इसका मतलब ये हो गया ऊर्जा प्रयोग की जा रही है इसमें, इसीलिए सक्रिय कह रहे हैं। सक्रिय विधि द्वारा आयनों का अवशोषण हो रहा है। मध्यांश में अवशोषण हो रहा है, मध्यांशी तरल में। मध्यांशी तरल को अपन अंतर्वेशी या अंतराली तरल भी कहते हैं। अंतर्वेशी तरल। क्या होता है ये मैं अभी बताता हूं। मध्यांशी तरल में अवशोषण, ये चीज मैं समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखिए मध्यांशी क्या होता है, उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। अब देखो, जितने हिस्से में मैं ये पीला रंग करूंगा, समझ जाना वो सब मध्यांशी है। ये सब मध्यांशी वाला हिस्सा है। ये मध्यांशी, ये पूरा हिस्सा मध्यांशी, मध्यांशी तरल, मध्यांशी क्षेत्र, ये सारा मध्यांशी है। ये यानी कि वृक्क नलिका और वासा रेक्टा के बाहर जो कुछ है वो मध्यांशी तरल से भरा हुआ है, वो मध्यांशी क्षेत्र है। इस चीज़ को याद रखना है। तो मध्यांशी
तरल ये भी यहाँ पर भी बैठा है, ये पूरी जगह मध्यांशी है, ये सब जगह मध्यांशी है, ये पूरी जगह ध्यान रखिए मध्यांशी है, ये पूरा हिस्सा मध्यांशी तरल है, यहाँ भी मध्यांशी, ये पूरा हिस्सा मध्यांशी, ये पूरा हिस्सा मध्यांशी। तो आप क्या देख रहे हो कि अपन ने क्या बनाया यहाँ पे, या क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो कुछ बाहर की तरफ है, किसके, वासा रेक्टा और वृक्क नलिका के बाहर, वो पूरा क्षेत्रीय मध्यांशी क्षेत्र या मध्यांशी तरल के नाम से जाना जा रहा है। तो मध्यांशी तरल या मध्यांशी क्षेत्र ये पूरा का पूरा हिस्सा हो गया भाई। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये जितना अपन ने पीले रंग से बनाया है, येलो कलर से, वो सब का सब मध्यांशी तरल है। इस चीज़ को अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके बारे में आगे भी बात चलेगी। तो मध्यांशी तरल ये सब है, ये सब मध्यांशी तरल, मध्यांशी क्षेत्रीय तरल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं मेड्यूलरी फ्लूइड या मेड्यूलरी रीजन। वैसे कहते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। आपकी जो इंग्लिश की बुक है ना उसमें ऐसे ही लिखा है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम इस क्षेत्र को, जो मैंने येलो कलर से कर दिया है पूरा का पूरा, उस चीज को बस ध्यान दीजिएगा। इंटरस्टिशियम ऐसे बोलते हैं इसको, मध्यांशी तरल। अब हमको मध्यांशी तरल शब्द का को पहले जानना क्यों जरूरी था? इसका कारण है कि अपन ने ऊपर क्या लिखा है, वो ऊपर जो लिखा है उसमें हेनले की आरोही भुजा से सक्रिय विधि द्वारा आयनों का मध्यांशी तरल में अवशोषण, ये वाली बात लिखी है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये जो है इसमें मतलब क्या है इसका। ये आयनों का, ये आयन कौन से हैं ये मैं बता दूं, NaCl। ये आयन बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो बाहर हैं कहाँ पहुंच गए? मध्यांशी तरल में। कैसे? उस चीज को अभी देख लीजिए। ये देखिए, ये वाली जगह पर ये देख रहे हो, सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड। पोटेशियम इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो सोडियम और क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। ये देखो बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर निकले, ये बाहर निकले। अब ये मध्यांशी तरल में आ जाएंगे, सब तरफ फैल जाएंगे। ये देखो यहाँ भी निकल रहा है सोडियम, ये क्लोराइड। अब ये बाहर NaCl अगर ज़्यादा हो गया, जैसे यहाँ भी NaCl, ये सब चीज़ ये मध्यांशी तरल में फैल गई है भाई। NaCl अगर बाहर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ये वाली जो भुजा है हेनले वलन की, हेनले पाश की, ये वाली भुजा से जल अपने आप परासरण द्वारा बाहर जाएगा। तो क्या होता है? हेनले वलन की, हेनले लूप की अवरोही भुजा, अवरोही भुजा वही वाली जिसमें से जल बाहर जाएगा। तो अवरोही भुजा से मध्यांशी तरल में जल परासरण द्वारा अवशोषित होता है। अब आप समझ सकते हो कि जल बाहर क्यों जा रहा है, अवशोषित होता है।
भाई इसलिए जा रहा है क्योंकि हम सबको पता है कि अगर 2 विलयन अपन ले लें और उन दोनों विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से बांट दें तो जल की गति हमेशा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है। ये बात हमको पता है। तो ये तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जल की गति होती है। यही की यही बात यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हेनले वलन की जो अवरोही भुजा है, वो हेनले वलन की अवरोही भुजा को मैं बता देता हूँ कि हेनले वलन की अवरोही भुजा, अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना, छनित्र जिसमें नीचे जा रहा है, वो वाली बात अपन कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये वाली भुजा की बात कर रहे हैं अपन। ये भुजा, ये वाली जो भुजा है, इस भुजा में, इस भुजा से जल बाहर क्यों निकल रहा है? क्वेश्चन ये है। जल बाहर इससे निकल रहा है क्योंकि छनित्र तनु विलयन है। इस समय ये जो छनित्र इसमें बह रहा है वो तनु है और बाहर NaCl की उपस्थिति के कारण सांद्रता बढ़ गई है। तो बाहर मध्यांशी तरल की सांद्रता ज्यादा, अंदर जो अवरोही भुजा है उसमें जो छनित्र उसकी सांद्रता कम, वो तनु। तो इसका मतलब जल अपने आप बाहर जाएगा क्योंकि बाहर मध्यांशी तरल जो है ना वो ज्यादा सांद्र है। तो ये चीज हमको क्या बता रही है कि भाई एक भुजा से तो NaCl बाहर निकला और उसके कारण दूसरी भुजा से जल बाहर आने लगा छनित्र से। कहने का अर्थ है कि मूत्र की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहां पर वासा रेक्टा का भी क्या फायदा है वो देख लीजिए। वासा रेक्टा में आप देख रहे हो कि NaCl जो बाहर निकला था उसमें से कुछ NaCl वासा रेक्टा ने भी ले लिया और वासा रेक्टा में जो बह रहा है रक्त, वो रक्त इस तरफ आ रहा है। देखिए, तो वासा रेक्टा में जो ब्लड बह रहा है वो इस दिशा में आता हुआ दिख रहा है आपको। ये इसने थोड़ा NaCl पहले से लिया हुआ है। ये NaCl को ये वासा रेक्टा बाहर उगल देगी। समझ रहे हैं? जब ये इसके पास जाएगी ना, अवरोही हेनले पाश की अवरोही भुजा के पास, तो ये इसको उगल देगी। जैसे इसमें से ये NaCl बाहर की ओर मुक्त होने लगेगा और इससे क्या होगा? मध्यांशी तरल की सांद्रता और बढ़ेगी। ये फायदा होगा। वासा रेक्टा शुरू में तो NaCl को बड़ी तेजी से निकालती है, फिर बाद में थोड़ा धीरे हो जाता है उसमें से निकलना, जिससे क्या होता है? एक सांद्रता प्रवणता बन जाती है। सांद्रता प्रवणता का मतलब है मध्यांशी तरल में नीचे की तरफ NaCl ज़्यादा होगा, ऊपर थोड़ा कम होगा, उससे ऊपर थोड़ा और कम होगा, उससे थोड़ा और ऊपर और कम होगा। एक तरह की प्रवणता बन जाएगी सांद्रता की NaCl के। अब वासा रेक्टा और ये मिलकर मूत्र को सांद्रित कर रहे हैं, ये बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? एक और इसका चित्र बनाएंगे यहाँ पे, जिससे ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। देखिए, ये मैं हेनले का पाश ही बना रहा हूं इस समय, पर अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ये देखो, यह मैंने संग्राहक नलिका भी बना दी। ये देखिए संग्राहक नलिका। अब क्या हो रहा है? छनित्र जो है वो छनित्र की दिशा ये है, हमें पता है इस दिशा में जा रहा है, ऐसे, इस दिशा से धीरे धीरे ऊपर ऐसे। जब यहां तक पहुंच जाएगा तो इसी को आप कहेंगे मूत्र, इसको मूत्र नाम से पुकारने लगते हैं जैसे ही वो संग्राहक नलिका में पहुंचता है। और फिर ये मूत्र धीरे धीरे यहाँ से बाहर होता है, सांद्रित अवस्था में होता है। सांद्रित करना जरूरी भी है, नहीं तो हमारे जल की हानि होगी शरीर से। तो सांद्रित मूत्र इधर से निकल जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मध्यांशी तरल क्या था। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी है। मध्यांशी तरल जो था वो ये सारा हिस्सा था, ये सब हिस्सा बाहर का, ये सब मध्यांशी तरल था। ये सब मध्यांशी तरल है। मध्यांशी तरल यहाँ भी, मध्यांशी तरल यहाँ भी, मध्यांशी तरल इधर भी। तो ये सब कुछ मध्यांशी तरल है। तो यहाँ पर
इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये जो है ये सब मध्यांशी तरल है, इसको अपन मध्यांशी तरल ऐसे बोल सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात हमको क्या जाननी है कि किस तरह से सांद्रता प्रवणता के कारण हम देखते हैं मध्यांशी तरल में नीचे तो ज़्यादा सांद्रता है, ऊपर कम सांद्रता होती जा रही है। इस चीज़ को हमको यहाँ पर देखना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे सांद्रता प्रवणता एक स्टैब्लिश हो जाएगी। सबसे नीचे की तरफ सांद्रता 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर। इसके ऊपर थोड़ा ऊपर चलोगे तो 900 वही मिली ऑस्मो पर लीटर। इससे थोड़ा ऊपर कर चलोगे 600 मिली ऑस्मो पर लीटर। इससे थोड़ा ऊपर चलोगे 400 वही मिली ऑस्मो पर लीटर। इस तरह से सांद्रता प्रवणता आप देखोगे कि ये बनती जा रही है और इसका कारण वही काउंटर करंट, प्रति प्रवाह तंत्र, हेनले का पाश, आरोही भुजा, अवरोही भुजा, ये वाली चीज़ मैंने अभी बताई थी आपको। तो ये वाली जैसे कि मैंने बताया था ये वाली भुजा जो है वो है अवरोही डिसेंडिंग। इसमें से क्या चीज़ बाहर निकल जाती है आपको पता है ना, इसमें से जल बाहर निकल जाता है। और ये है आरोही भुजा। ये आरोही भुजा जो है इसमें से NaCl बाहर निकलता है। इस चीज़ को भी देख लेते हैं भाई, जल किसमें से बाहर निकल रहा है। हमें पता है जल इसमें से इधर से बाहर मुख्य रूप से निकलता है। और कहाँ से निकलता है जब NaCl बाहर खूब सारा आ जाता है मध्यांशी तरल में, तो मैं बता देता हूँ ADH हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के उपस्थिति में जल यहाँ से भी निकलता रहता है, यहाँ से भी। कहने का अर्थ है कि जो छनित्र या मूत्र है उस जल के निकलने के कारण वो बहुत ज़्यादा सांद्रित हो जाता है, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारे जल की हानि हो जाएगी। तो यहाँ से याद रखिए जल दो जगहों से मुख्य रूप से छनित्र में से बाहर निकल रहा है। संग्राहक नलिका में भी हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से जल बाहर जा रहा है। अब मैंने आपको कहा है कि बाहर मध्यांशी तरल की सांद्रता बढ़ाने में काउंटर करंट की भूमिका है। तो इसमें कैसे मध्यांशी तरल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये वाला काम हो पा रहा है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। आपको सबको पता है पहली चीज़ NaCl इस भुजा में से बाहर आ रहे हैं, सक्रिय विधि द्वारा NaCl बाहर आ रहा है, NaCl बाहर आ रहा है। इस NaCl के बाहर जाने से मध्यांशी तरल की सांद्रता बढ़ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है कि संग्राहक नलिका जो मैंने लिखी है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से से ध्यान रखिए आपको कुछ यूरिया भी लीक होता हुआ दिखाई देगा। यूरिया, इस यूरिया के कारण भी मध्यांशी तरल की सांद्रता बढ़ती है। ये बात और है कि यूरिया फिर इसमें चला जाता है, लेकिन ये यूरिया जो है ये यूरिया भी यहाँ पूरे में फैल जाता है ऐसे, उसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है इस वाली आरोही भुजा में और फिर वापस से लौट के इधर आ जाता है, फिर निकल जाता है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा कुछ मात्रा में यूरिया निकला है, कुछ यूरिया लीक होके बाहर आया है, तो कुछ यूरिया भी बाहर आ जाता है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या रहा? इसका कंक्लूजन ये रहा कि काउंटर करंट के कारण काउंटर करंट क्रियाविधि के कारण मध्यांशी तरल
में NaCl एवं यूरिया पहुंचकर सांद्रता प्रवणता को कायम रखते हैं। और इसके रहने से जिससे छनित्र या मूत्र में से जल हट जाता है और मूत्र सांद्रित हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप एक बार NCERT बुक से भी पढ़ेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम आपके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में जो भी टॉपिक्स हैं उनको आसान करके आप तक लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप इन वीडियोस को देखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। Kindly like and subscribe our channel. मैं एक्सपर्ट पढ़ाई की ओर से अब आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।